गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एज प्रॉमिस्ड आज हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात चालू करेंगे। उसके बाद लिबरल डेमोक्रेटिक है ना, उसके बाद हम देखेंगे भाई यूनिटरी और फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती हैं, दोनों में अंतर क्या है। आपके सिलेबस में भी ये जो पहले तीनों चीजें हैं, दैट इज अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, ये एक हो गया। दूसरा है आपके में यूनिटरी वर्सेस फेडरल, तीसरा है आपके में पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल। आज की क्लास में हम यहां से चालू करेंगे, देखते हैं कहां तक जाते हैं। ठीक है, देखते हैं कहां तक जाते हैं, पहले यहां से चालू करते हैं आज। तो अभी तक हमने देखा कि ऑटोक्रेटिक कह रहा हूं, सॉरी, अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में डिग्री का अंतर है, नंबर एक। दोनों में ही गवर्नमेंट जो होती है वो बी ऑल एंड ऑल होती है। सोसाइटी, सिविल सोसाइटी और स्टेट में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। द इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड एज अ मीन्स वेयर एज द गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड एज द एंड्स। ठीक है, एक इंडिविजुअल के सारे लाइफ डिसीजंस, उसके सारे चॉइसेस को परफोरेट करती है, उसको उसमें इंटरफियर करती है स्टेट। ऐसा होता है अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में। अभी देखिए लिबरल डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि आज के तारीख में बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है दस फार, क्योंकि उसको ज्यादातर कंट्रीज ने अप्लाई कर लिया। और क्यों अप्लाई कर लिया है वो देखने चलते हैं। नंबर एक, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ऑब्वियसली इन अ लिबरल डेमोक्रेसी the people have the right to choose their representatives. This right to choose their representatives is exercised via the right to vote, universal adult franchise. Therefore, the government is bound to be representative because the people are choosing their representatives. ठीक है, तो there is a representative government. Number two, civil liberties. सिविल आजादियां होती हैं अपनी लाइफ को जीने की, आर्ट, म्यूजिक, बिजनेस, किसी भी स्फीयर में जो कि सिविल लाइफ को कंसर्न करता है, सिविल लिबर्टीज प्रोवाइडेड होती हैं। ठीक है, अब अगर इसको हम कंपेयर करें टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन स्टेट के साथ, तो टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन स्टेट में सिविल लिबर्टीज पे हैम्पर किया जाता है, उन्हें उतनी आजादी नहीं होती है, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, ये सब नहीं होता है। अगला, डिफाइंड एंड स्पेसिफिक रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव है वो एक्सेसिव पावर, यानी कि जरूरत से ज्यादा पावर नहीं अप्लाई कर सकती, वो उतनी ही पावर अप्लाई कर सकती है जितनी कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एम्पावर किया गया है, और वो डिफाइंड और स्पेसिफाइड होंगी। अगला पॉइंट समझिए तो ये पॉइंट और समझ में आएगा, लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है रैंडमनेस, कि आपने कोई फैसला ले लिया और लोगों को बताया भी नहीं क्यों ले लिया, आपने मन से ले लिया क्योंकि आपके मन में आया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ काम होता है एक लिबरल डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट काफी रिलेटेड हैं, डिफाइंड एंड स्पेसिफिक रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव नंबर एक, और दूसरा लिमिटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हर स्फीयर में नहीं जाएगी, उसी स्फीयर में जाएगी, उसी स्फीयर में डिसीजन लेगी और उसी लॉजिक से डिसीजन लेगी जो रूल ऑफ लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया हो। अगला, सोशियो इकोनॉमिक चेक्स एंड बैलेंसेस। देखिए, एक लिबरल डेमोक्रेसी में सारे फैसले सोसाइटी और इकोनॉमिक से रिलेटेड लेना स्टेट का काम नहीं है। कई इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, कई इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं जो इकोनॉमिक और ऐसे फैसले लेती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया एक लिबरल डेमोक्रेसी है, यहां पे एक चीज है जिसको कहते हैं हम क्या, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका भी काफी रोल होता है इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में। सारा काम स्टेट तो नहीं कर रही है, दैट इज टू से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं कर रहे हैं। और छोड़िए, आरबीआई भी स्टेट हो गया, सरकारी हो गया। किसी प्राइवेट प्लेयर की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट करती हैं इंडिया में, और प्राइवेट कंपनीज के टॉप लीडरशिप की बात सरकार को माननी पड़ती है। अगर वो कोई अच्छा सजेशन देते हैं तो माननी पड़ती है सरकार को बात। तो सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे भी कई बॉडीज होती हैं जो राइट्स, ह्यूमन राइट्स के लिए, और एनजीओज होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सोशल एंड इकोनॉमिक चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं। अगला, पॉलिटिकल चेक्स एंड बैलेंसेस भी होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल चेक्स एंड बैलेंसेस भी होते हैं। ठीक है, आपका राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन कई चीजों पे डिपेंड करता है, पीपल का राइट टू वोट कई चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा एंटी कॉन्स्टिट्यूशन काम करते हो
बहुत ज्यादा एक लिबरल डेमोक्रेसी में होते हुए आर्बिट्रेरी एक्शन लेते हो तो लोग आपको अगले इलेक्शन में हरा सकते हैं। तो ये है पॉलिटिकल चेक एंड बैलेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो कि स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में है बहुत इम्प्रैक्टिकल है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये कहती है कि जो भी डिसीजन सरकार लेती है, जो भी फैसला स्टेट लेगा, उसमें हम इन्वॉल्व करेंगे किसको, लोगों को। मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना है, कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, तो वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पे भी वोटिंग होगी, इस पे भी डायरेक्टली लोग चूज करेंगे कि वो पॉलिसीज पे भी, उस लेवल पे भी वोट करेंगे। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पॉलिसीज हैं, जो डिसीजन है, वो एक ग्रुप ऑफ लोग लेते हैं जिनको किसने चूज किया है, हमने चूज किया है। हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, हम उन्हें लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं, और पार्लियामेंट में जाने के बाद वो डिसीजन लेते हैं हमारे बिहाफ पे। तो ये इनडायरेक्ट है ना, पहले पीपल आए, फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव आए, फिर फाइनली स्टेट के ऑर्डर आए। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल और सीधे स्टेट की पॉलिसीज हैं, बीच में रिप्रेजेंटेटिव्स का उतना काम नहीं है। अगला, फ्री एंड ओपन स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है। अगर जिनको भी पॉलिटिकल पावर सीज करनी है एक लिबरल डेमोक्रेसी में, वो पार्टीज आपस में कंटेस्ट कर सकती हैं, आपस में compete कर सकती हैं, और ये अच्छा ही होता है। देखिए आपको ये चीज मार्केट के एग्जांपल से समझाता हूं। ऐसा कहा जाता है कि एक ओपन और फ्री मार्केट एग्जिस्ट करना चाहिए इकोनॉमिक्स में। मोनोपोली को अच्छा नहीं माना जाता है किसी मार्केट के लिए। क्यों नहीं माना जाता? अगर मार्केट में एक ही प्लेयर होगा तो वो प्लेयर अपने अकॉर्डिंग चीजें रन करेगा, है ना, अपने अकॉर्डिंग चीजें रन करेगा वो प्लेयर। मान लो कंपनी एक ही कोई एग्जिस्ट कर रही होती फोन मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब एक ही कंपनी है जो फोन दे सकती है तुम्हें। अब वो कंपनी तुम्हें महंगा फोन बेचे फालतू में, देखा फोन की कीमत 10,000 है, वो बेच 20,000 में रही है, घटिया क्वालिटी बेचे, तुम क्या कर लोगे? तुम्हें फोन उसी से खरीदना पड़ेगा क्योंकि बेचने वाली ही एक कंपनी है। लेकिन वही लॉजिक, जिस लॉजिक से हम मार्केट में मोनोपोली को नहीं रहते, उसी लॉजिक से हम पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रहने देते। ठीक है, फ्री एंड ओपन स्ट्रगल फॉर पावर होना चाहिए। फ्रीडम टू फॉर्म एंड मैनेज पॉलिटिकल पार्टीज एंड एसोसिएशन। ये देखिए, ये दोनों पॉइंट रिलेटेड है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में कई फ्रीडम्स दिए हुए हैं। आर्टिकल 19 में ही एक फ्रीडम दिया हुआ है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। ठीक है, तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस का ही एक एक्सटेंशन है कि फ्रीडम टू फॉर्म एंड मैनेज पॉलिटिकल पार्टीज एंड एसोसिएशन। आप इधर आर्टिकल 19 लिख भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी। जैसा मैंने बताया, टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में तो कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं होता, सब कुछ स्टेट ही होता है। ठीक है, जो स्टेट कहे वही सुप्रीम होता है। सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल राइट्स, ये सब अलग अलग नहीं किए जाते। लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी में स्टेट, सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी अलग अलग किए जाते हैं। फिर क्या है, स्पेशल प्लेस फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ माइनॉरिटीज। एक और बात समझ लीजिए, लिबरल डेमोक्रेसी में ही माइनॉरिटीज की हालत थोड़ी बेटर होती है। लिबरल डेमोक्रेसी मेजॉरिटेरियन नहीं होती है, मतलब नहीं होनी चाहिए आइडियली। हालांकि अगर हम देखें तो हिटलर का इलेक्शन हुआ था, हिटलर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीता था, और उसके बाद वहां पे मेजॉरिटेरियनिज्म हो गया था कि जो लोग मेजॉरिटी में थे वो माइनॉरिटी यानी कि ज्यूज को परेशान करने लग गए, तो उनका प्रोसिक्यूशन चालू कर दिया था। ठीक है, तो उसी सेंस में अगर हम बात करें तो जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है उसमें वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ माइनॉरिटीज की भी बात करी जाती है। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया, बगले पे आइए। अब हम चालू कर रहे हैं क्या, फेडरल वर्सेस यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन और टोटलिटेरियन खत्म हो गया। अब हम चालू करने जा रहे हैं यूनिटरी वर्सेस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहले यूनिटरी क्या होता है? देखो, एक सेंटर हो और वही सारे डिसीजंस ले, वही सबको डिक्टेट करे क्या करना है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो इसी को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। मान लो इंडिया में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होती, स्टेट गवर्नमेंट होती ही ना, ठीक है, इसको कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिंगल सेंट्रल एंड पावरफुल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, एक यानी कि सिंगल
सेंट्रल और पावरफुल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अगला, लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट्स एट द विल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट अगर ये गवर्नमेंट बना भी दे तो ये किसकी विल पे है, किसकी डिजायर पे एग्जिस्ट कर रही है ये लोकल गवर्नमेंट। ये लोकल गवर्नमेंट डिजायर पे किसके एग्जिस्ट कर रही हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिजायर पे। वो जब चाहे तब लोकल गवर्नमेंट को रद्द कर दे। अगला, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन। अब देखिए जैसे यूके है, यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा और लेंदी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। यूएस में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपका रिटन है तो वो ज्यादा सॉलिड है, हमें उसके सारे प्रोविजन मालूम है। उस केस में अगर किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन होता है, यानी कि उसके खिलाफ कोई चीज होती है, तो हम तुरंत पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के ये पॉइंट का एब्रोगेशन इसके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि अनरिटन है, थोड़ा सा लूज है, लूजली डिफाइंड है, तो उतना स्ट्रिक्टली डिफिनीशन नहीं होता है, तो हम कह नहीं पाते हैं कि अब ये गलत किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या नहीं, वहां एक कंफ्यूजन रह जाती है, ठीक है। तो एक यूनिटरी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है, लेकिन एक अभी आगे बताऊंगा, एक फेडरल स्टेट में हमेशा रिटन होगा। खैर अभी आगे देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जैसे चाहेगी वैसे रन करेगी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो फ्लेक्सिबली कर सकती है, ठीक है, कि आज ये कर दिया, कल वो कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिए रूल, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट है, कोई चैलेंज करने को नहीं है, डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। अच्छा, इसके बाद सिंगल यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, जाहिर सी बात है, इफ देर इज अ सिंगल यूनिफॉर्म गवर्नमेंट देर इज बाउंड टू बी अ सिंगल यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। अगले पे आइए। अब देखिए फेडरल स्टेट, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, फेडरल स्टेट, ठीक है। फेडरल स्टेट में नंबर एक चीज डिवीजन ऑफ पावर होता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर किसमें होता है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट में और दूसरा उसके कंस्टिट्यूएंट गवर्नमेंट्स में, ठीक है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं कई लोग, ठीक है। इसका स्फीयर अलग है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए, इसका स्टेट गवर्नमेंट, इसका स्फीयर अलग है। मैं कह रहा हूं स्फीयर अलग है, ठीक है। दोनों के पास रूल मेकिंग पावर है और दोनों के पास अलग अलग टॉपिक्स पे रूल मेकिंग पावर है। ऐसे देखना कि एक दूसरे से सुपीरियर है या एक दूसरे से इंफीरियर है, ये गलत होगा। फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जगह सुप्रीम होती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी जगह सुप्रीम होती है, ठीक है, बिकॉज देयर स्फीयर of governance is different and does not overlap. ठीक है, उसके बाद आइए, उसके बाद हम देखते हैं क्या, उसके बाद हम देखते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा मैंने बताया था, एक फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रिटन होगा। क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है। अगर डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है और स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना ही पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है और स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है, ठीक है। अब इसी के साथ रिलेटेड पॉइंट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमने सेपरेशन ऑफ पावर किया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दिया है, लिख के उसमें सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया है, तो जाहिर सी बात है उसको फॉलो भी करने वाले होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानना पड़ेगा, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने मरोड़ने लगेंगे। उसके बाद आइए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। वाह, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब डिफिकल्ट टू अमेंड। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अमेंड करना, जिसको चेंज करना कंपेरेटिवली डिफिकल्ट माना जाए, ठीक है। अगर अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने फेडरल स्टेट में सबसे पहले क्या किया, डिवाइड कर दी पावर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के बता दी किसके पास क्या पावर है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम भी मान लिया कि सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए क्योंकि उसी में रिटन है सबके पास क्या पावर है, कैसे होगा डिवीजन। अगर हमने इतना ये तीन काम कर दिए तो ये बात नेचुरल है काफी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर पाना मुश्किल करना पड़ेगा हमें, वरना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है।
अब किसी दिन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का दिमाग फिरा, घूमा एकदम से, और वो कहे कि यार ये रूल हटा देते हैं, चेंज कर देते हैं, हमको नुकसान हो रहा है, तो नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड करना पड़ेगा, डिफिकल्ट करना पड़ेगा उसका अमेंडमेंट का प्रोसेस। उसके बाद आइए इम्पार्शियल एंड सुप्रीम जुडिशरी एंड स्पेशल रोल ऑफ जुडिशरी, स्पेशल रोल ऑफ जुडिशरी इन अ फेडरेशन। ठीक है, स्पेशल रोल ऑफ जुडिशरी इन अ फेडरेशन। ठीक है, देखिए एक तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम है ही, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना और उसे अप्लाई करने की जो मैक्सिमम, जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है किसी भी कंट्री में, वो उस कंट्री का सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि उसकी जुडिशरी होती है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। अब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने वाली जुडिशरी भी कैसी होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए और सुप्रीम होनी चाहिए। ठीक है, इम्पार्शियल मतलब दोनों में से किसी भी साइड का बहुत ज्यादा साथ ना दे, ना सेंटर ना स्टेट। ठीक है, और सुप्रीम मतलब उसका कहा माना जाए, उसका कहा माना जाए। ठीक है, उसके ऑर्डर्स की वैल्यू हो। ठीक है, और स्पेशल रोल क्या है जुडिशरी का फेडरेशन में, स्पेशल रोल यह है जुडिशरी का फेडरेशन में कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कभी डिस्प्यूट होता है, जो कि इंडिया में होता भी है, कई बार होता है, अभी हमने देखा केरला वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट चल रहा है अभी, केरला का के ऊपर फंड की लिमिट लगा दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2024 में, तो केरला गवर्नमेंट लड़ रही है इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में जो आर्बिटर होता है, इस कॉन्फ्लिक्ट को कहां देखा जाता है, जुडिशरी में देखा जाता है, वहां का सुप्रीम कोर्ट देखता है। हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो उसका ओरिजिनल काम है, वही ये है कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स को संभालना, उनको देखना। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या हिसाब किताब है। देखिए सबसे पहले तो यूएस बहुत फेडरल है, यूके काफी यूनिटरी है, और इंडिया, इंडिया जो है, इंडिया इज अ फेडरेशन, इंडिया फेडरल है, फेडरेशन विथ यूनिफाइंग टेंडेंसी, ऐसा कहना चाहिए। इंडिया फेडरेशन है, यहां पे फेडरल गवर्नमेंट है, यहां पे स्टेट और सेंटर के बीच में डिवीजन है पावर का, लेकिन जो यूनिफाइंग, जो सेंटर है वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल हमें दिखता है, जो सेंटर है हमें वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल दिखता है। अब हमें सेंटर थोड़ा ज्यादा पावरफुल क्यों दिखता है यहाँ के उसमें, देखिए सबसे पहली चीज, जो इंडिया का स्टेट है, जो इंडियन स्टेट है, वो थोड़ा ज्यादा यूनिफाइंग इसलिए है कि नंबर वन, यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट काफी स्ट्रांग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होने का ये मतलब है कि देखिए हमारे सेवेंथ शेड्यूल में, सेवेंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई हैं। एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। हर लिस्ट में कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जिनके ऊपर लॉ बनाया जा सकता है। ठीक है, हर लिस्ट में कुछ टॉपिक बनाए गए हैं जिनके ऊपर लॉ बनाया जा सकता है। ठीक है, अब जो सेंट्रल लिस्ट है इसमें सबसे ज्यादा टॉपिक हैं, इसमें 97 टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक तो रीजन ये होगा इसमें इसमें सबसे ज्यादा है। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। इसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं, 47 टॉपिक्स कह लीजिए, सब्जेक्ट्स कह लीजिए। अब गेम यह है कि सेंट्रल लिस्ट पे तो सेंटर बना ही सकती है लॉ, कंकरेंट लिस्ट पे भी दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों। अच्छा, मान लीजिए कंकरेंट लिस्ट के किसी टॉपिक पे दोनों ने लॉ बना दिया, तो किसका माना जाएगा, समझिए। मान लेते हैं सेंट्रल लिस्ट में कोई, कंकरेंट लिस्ट में कोई टॉपिक है, जैसे फैमिली प्लानिंग, फैमिली वेलफेयर एंड प्लानिंग,
ये एक टॉपिक है कि फैमिली से रिलेटेड लॉ जो होते हैं, फैमिली वेलफेयर और प्लानिंग से रिलेटेड जो लॉ होते हैं, वो उस पे सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है। मान लीजिए सेंटर ने भी बना दिया, स्टेट ने भी बना दिया, तो किसका सुप्रीम होगा? सेंटर का। ठीक है, तो इंडिया के सेंटर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेंटर कैन रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। कोई भी नया स्टेट बनाना हो आपके देश में, या पुराने स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी हो, या दो स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बनाना हो, या एक स्टेट को तोड़ के कई स्टेट बनाने हो, ये सारी पावर आपके पार्लियामेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप ही का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, आप ही का कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है। अगला, इमरजेंसी प्रोविजन। मान लीजिए आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी, और इकोनॉमिक इमरजेंसी। ये तीनों ही डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है? ये तीनों ही डिक्लेयर करने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, मतलब वैसे तो डिक्लेयर करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, बट पार्लियामेंट का अश्योरेंस चाहिए होता है, पार्लियामेंट को उसे रेटिफाई करना पड़ता है, तभी इमरजेंसी लागू होती है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना, नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट चले जाते हैं, काफी चीजें चेंज हो जाती हैं। 356 में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करना, प्रेसिडेंट रूल जिसे कहते हैं। अगर किसी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, किसी भी स्टेट में ऐसा लगता है कि अब उस स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चलाई जा सकती है, तो गवर्नर के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख दे और वहां पे क्या लगा दे? प्रेसिडेंट्स रूल। वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जैसे किसी भी स्टेट की इलेक्टेड गवर्नमेंट को खारिज कर दिया जाए, उसे डिसॉल्व कर दिया जाए और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। तो ये भी तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को सीधे सीधे एब्रोगेट करने की, स्टेट गवर्नमेंट को सीधे सीधे डिसॉल्व करने की पावर सेंटर के पास है। ठीक है, अब वैसे कहा मैंने क्या, गवर्नर कहता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पावर पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है। ठीक है, इकोनॉमिक इमरजेंसी खैर अभी लगी नहीं है। और भी पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो कि स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक है जो कि स्टेट लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट में किसी टॉपिक के ऊपर, स्टेट लिस्ट है, उसमें कोई टॉपिक है, सेंटर कैन लेगिस्लेट, सेंटर इस पे भी लॉ बना सकता है इवन तो वो स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, कब? जब नेशनल इंपॉर्टेंस में ऐसा लगता हो, जब नेशनल इंपॉर्टेंस में ऐसा लगता हो कि ये करना जरूरी है, और राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा पास कर दे रेजोल्यूशन। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि स्टेट लिस्ट के किसी टॉपिक पे सेंटर लॉ बना दे। ठीक है, तो इंडिया क्या है? इंडिया थोड़ा ज्यादा यूनिफाइंग है, इंडिया थोड़ा ज्यादा सेंट्रल है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी रखता है। ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा फेडरल है। यूएस इज वेरी फेडरल, प्योरली फेडरल। ठीक है, वहां पे अलग अलग जुडिशरी भी है। ठीक है, डुअल जुडिशरी, वहां पे स्टेट के पास भी एक कोर्ट होती है, और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास भी कोर्ट होती है। ठीक है, डुअल सिटीजनशिप भी है। वहां का जो सेनेट होता है, सेनेट क्या होता है? वहां का अपर हाउस होता है, जैसे यहाँ पे राज्यसभा होता है वैसे वहां पे सेनेट होता है। सेनेट इज वेरी पावरफुल वहां पे। यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा से वीक है, लेकिन वहां पे सेनेट, वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, सेनेट में यूएस के 50 स्टेट के 2-2 रिप्रेजेंटेटिव ईच आते हैं, चाहे स्टेट कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, सारे स्टेट से 2 लोग जाएंगे सेनेट में। ठीक है, यूएस काफी ज्यादा फेडरल है। ठीक है, तो ये रही इसकी बात। अब धीरे धीरे आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे किस पे? प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे।